नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने लक्ष्मीकांत सीरीज़ की जो लेटेस्ट एडिशन की बुक है, उसको अलग-अलग वीडियोज़ में उसके सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए एक लक्ष्मीकांत की सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुका है, हमने खत्म कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम कवर करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड तक की बात पहुंची कैसे। दरअसल 20वीं सदी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इंडियंस को इस बात का एहसास दिलाना शुरू किया कि इंडियंस को अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने हाथों में लेना चाहिए। जब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट करना शुरू किया, तो इस एसोसिएशन का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके नुआंसेस का पता चला। फिर उस 20वीं सदी के आरंभ में बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर भी गए। तो उन्होंने बाहर जाकर शासन की जो भी छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं उसको समझा। शासन के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनको समझा। और जब वो वापस दोबारा भारत आए तो उन्होंने उन सारे सिद्धांतों का अभाव भारत में देखा। इस अभाव ने उनको इस बात पे सोचने को मजबूर किया कि अगर भारत का शासन भारतीयों के द्वारा ही संचालित हो, तो इस शासन को और अच्छे से चलाया जा सकता है और ब्रिटिश शासन की जो भी शोषणकारी नीतियाँ हैं, जो भी शोषणकारी कानून हैं, इसका अंत किया जा सकता है। तो इस विचार ने उनके मन में खुद के लिए एक संविधान बनाने का बीज बोया। फिर संविधान बनाया जाता तो इसमें इसको कैसे बनाया जाता और संविधान बनाने में किन-किन लोगों की भागीदारी होती। इसी प्रश्न ने एक संविधान सभा के निर्माण के प्रश्न को पैदा किया और फिर इस संविधान सभा के निर्माण का जो प्रश्न था, इसको सबसे पहले एड्रेस करने का प्रयास एम.एन. रॉय ने 1934 में किया। इन्होंने दरअसल 1934 में एक संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसका काम भारत के लोगों के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक संविधान बनाना होगा। फिर संविधान सभा बनाने के इस विचार को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इससे अग्री किया कि ऑफिशियल एक डिमांड किया कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऑफिशियल डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो भारत के लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1938 में इस डिमांड को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि एक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि इसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। और लास्ट में 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस रिगार्डिंग एक रेज़ोल्यूशन पास किया। अब धीरे-धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो माँग थी, वो लगातार ज़ोर पकड़ती जा रही थी और इस ज़ोर ने ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाया और इसी दबाव के मद्देनज़र 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड को मान लिया जाता है। अब ऑगस्ट ऑफर के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो ये कहता है कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बट मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार इस आधार पर कर दिया कि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और क्रिप्स मिशन में अलग पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं थी। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन नाम का एक प्लान आता है। इसी कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ और इसी कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग, जो कि वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से की मदद से पाकिस्तान के लिए संविधान बनाए और एक अलग संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान बने। इस बात को कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया और अंततः 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा के गठन होने के बाद उसके कंपोजिशन पे अगर हम बात करें, तो संविधान सभा में की जो टोटल स्ट्रेंथ थी, संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 सदस्य जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे।
अब संविधान सभा की जो भी सीट्स थी, है ना, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई हो या प्रिंसली स्टेट्स को दी गई हो, वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बांटी गई थी। और ये प्रोपोर्शन 1 मिलियन लोगों पे एक सीट के बराबर था। ये लगभग है, ये एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है। 1 मिलियन लोगों पे एक सीट अप्रॉक्स दिया गया था। फिर ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट्स थी, उसको 3 मेजर कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया, सिख्स में, मुस्लिम्स में और जनरल में। जनरल में इन दोनों के अलावा, यानी सिख्स और मुस्लिम के अलावा बाकी जो भी कम्युनिटीज थे उनको जनरल में डाल दिया गया। अब ब्रिटिश के प्रोविंस के बारे में हमने देख लिया। अब अगर हम प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, तो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। ब्रिटिश प्रोविंस के सीट्स को 3 कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया, और ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट्स थी, उसका चुनाव होता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। वहीं प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स का नॉमिनेशन होता था। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से चुन के, और इस चुनाव का आधार था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। ब्रिटिश, अब सब शुरुआत से देखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ 389 थी, जिसमें 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को मिले थे। ये जो सीटों का विभाजन था, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में था, और ये प्रोपोर्शन 1 मिलियन फॉर 1 सीट था। अब ब्रिटिश प्रोविंस के जो लोग थे, ब्रिटिश प्रोविंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका चुनाव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता था। और जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इसको प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। फिर ब्रिटिश प्रोविंस के सीट्स को 3 मेजर कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया गया, सिख्स में, मुस्लिम्स में और जनरल्स में। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इलेक्टेड भी थे और वो नॉमिनेटेड भी थे। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों, सभी सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश जो इंडिया था, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया के सदस्य जो संविधान सभा में गए थे, केवल उनका चुनाव हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का नॉमिनेशन होता था। अब संविधान सभा के लिए इलेक्शन शुरू होता है। इस इलेक्शन में जो ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी 296, उस 296 सीट में से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और जो रिमेनिंग 15 सीटें थे वो छोटी बड़ी पार्टियों को मिली। लेकिन इस इलेक्शन में प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी वो नहीं भर पाई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखें कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनका डायरेक्टली इलेक्शन हमारे जनता के द्वारा नहीं हुआ, वो इनडायरेक्टली रूप से हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके गए। फिर संविधान सभा के सदस्यों का जो इलेक्शन है, वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब संविधान सभा बन चुकी है, संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन हो चुका है, और संविधान सभा ने अब काम करना शुरू कर दिया। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दरअसल एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, उसको चेयरमैनशिप दे दी जाती है। तो पहली मीटिंग में टेम्पररी चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ थे इसलिए उनको अध्यक्षता दी गई। हालांकि इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, और इस मीटिंग के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन घोषित कर दिया जाता है। संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और इसी संविधान सभा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू 1946 में लेके आए थे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के क्या-क्या प्रावधान हैं, अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सेम प्रावधान जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसने वो फाउंडेशन रखा, इसने उन फिलॉसफी को बताया जिसके आधार पे हमारे संविधान का निर्माण होना था।
दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है हमारा प्रियम्बल। अब जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, तो इसे यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया 1947 में। अब आप देखें, संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू कर चुकी है ना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो चुका है। अब संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था और 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। और जो आज़ादी मिली वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पे मिली। तो 1946 से 1947 यानी 9 दिसंबर 1946 और 15 अगस्त 1947, इस दरमियान काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। जहाँ 1946 में प्रिंसली स्टेट्स ने इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना मुनासिब नहीं समझा था, वहीं धीरे-धीरे अब 1947 तक आते-आते, भारत को स्वतंत्रता मिलने तक आते-आते, इन्होंने धीरे-धीरे संविधान सभा में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। और 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान, जिसके आधार पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसके लागू होने के बाद तो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स ने संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने संविधान सभा में बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया कि क्या-क्या चीजें बदली थी। तो इस बदलाव को संविधान सभा में शामिल करना था, है ना? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने संविधान सभा के कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या चेंजेस लाए, एक बार इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें तो इस एक्ट ने संविधान सभा को एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर किया। यानी कि संविधान सभा अब कोई भी कानून बना सकती थी। संविधान सभा कोई भी ब्रिटिश कानून को रद्द कर सकती थी जो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए हों भारतीयों के लिए। फिर दूसरा चेंज इसमें यह लाया गया कि संविधान सभा के 2 सेपरेट फंक्शन निर्धारित कर दिए गए। पहला उसका फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो था ही, क्योंकि संविधान सभा को बनाने का पर्पस ही था संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। लेकिन 1947 के एक्ट ने अब इसके फंक्शन में एक और काम ऐड कर दिया और वो था लॉ मेकिंग। यानी संविधान सभा को अब ये अधिकार दे दिया गया कि वो देश के लिए कानून भी बना सकती है। अब नव स्वतंत्र देश में शासन को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो कुछ न कुछ ऐसे मूलभूत कानून होने चाहिए जो उस देश में शासन को सामान्य रूप से चला सके। उस देश में जो कैओस है उसको ना बढ़ने दे। उस देश में जो भी लोग हैं उनको नियंत्रित करे। जो भी लोग हैं उनको ये भरोसा दिलाएं कि देश में शासन व्यवस्था का कुछ आधार है ना? एक कुछ कानून है जो इस देश में शासन व्यवस्था को सुरक्षित रखेंगे। तो इसलिए 1947 के एक्ट में संविधान सभा को कुछ ऐसे जरूरी कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब कानून बनाने की शक्ति वर्तमान में किसके पास है? संसद के पास है। तो इस प्रकार संविधान सभा हमारी पहली संसद बन गई, क्योंकि संविधान सभा को अब कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के 2 सेपरेट फंक्शन थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, दूसरा लॉ मेकिंग। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए संविधान सभा की मीटिंग होती तो उसको राजेंद्र प्रसाद चेयर करते, और जब भी लॉ मेकिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होती तो उसको जीवी मावलंकर साहब चेयर करते थे। फिर 1947 तक आते-आते मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। इस प्रकार अब टोटल स्ट्रेंथ 389 से घट के 299 ही रह गई थी, और इस 299 सीटों में से 226 सीटें ब्रिटिश इंडिया को दी गई और 70 सीटें प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। फिर अभी हमने देखा कि संविधान सभा के 2 कार्य, संविधान का निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और दूसरा लॉ मेकिंग। लेकिन इन दोनों कामों के अलावा भी हमारे संविधान ने अदर फंक्शंस को परफॉर्म किया, जिसके बारे में एक झलक देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, कैसे उसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, सीधा सीधा इससे सवाल था। और ये स्टेट पीसीएस का बहुत ही पसंदीदा विषय है, पसंदीदा टॉपिक है, स्पेशली पॉलिटी से, जिसमें कि आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि कब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली गई, कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, कब नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, है ना? तो देख लेते हैं कि
संविधान बनाने और कानून बनाने के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और अदर कौन से फंक्शन परफॉर्म किए। तो सबसे पहले हमारे संविधान सभा ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को 1949 में रेटिफाई किया इंडिया के लिए। ये जो कॉमनवेल्थ है, ये 56 देशों का एक ऐसा इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कभी ब्रिटिश अंपायर की कॉलोनी रह चुके थे। तो इसकी मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 49 में रेटिफाई कर लिया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कानून बनाने और संविधान बनाने के अलावा किए। अब जब कोई भी संस्था में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जब कोई भी संस्था के पास बहुत सारा काम होता है, तो इन सारे कामों को अच्छे से करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए कामों को छोटी-छोटी कमिटीज़ बना के उनको बाँट दिया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं, इतने सारे मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इतने सारे मेंबर्स को एक साथ काम कराना असंभव होता अगर इनको अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड ना किया जाता। तो इसलिए संविधान सभा के काम को आसान करने के लिए क्या किया कि संविधान सभा के सदस्यों को अलग-अलग कमिटी में डिवाइड कर दिया गया। इन कमिटियों को हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक मेजर कमिटी, एक माइनर कमिटी। अगर हम मेजर कमिटीज की बात करें तो इसमें मेनली 8 कमिटीज थी। माइनर कमिटी हमारे किसी भी काम की नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इन मेजर कमिटीज में कौन-कौन सी कमिटी थी और उसके चेयरमैन कौन-कौन से थे। ये आठों कमिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमिटी जो थी, वो थी यूनियन पावर्स कमिटी। इसको हम संघ शक्ति समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर दूसरी महत्वपूर्ण कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसको हिंदी में हम प्रारूप समिति कहते हैं, जिसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब इस कमेटी के बारे में बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे? 7। अगर इन सातों मेंबर्स की बात करें तो बी आर अम्बेडकर तो इनके अध्यक्ष थे ही। इनके अलावा के एम मुंशी थे, जो एकमात्र कांग्रेसी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। फिर इसके बाद ए के अय्यर थे, डी पी खैतान थे, जिनको बाद में टी टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस कर दिया। फिर मोहम्मद सादुल्ला थे, एन जी अयंगार थे और बी एल मिट्टर थे। बी एल मिट्टर को भी बाद में एन माधव राव ने रिप्लेस कर दिया था। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसी कमेटी ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया। अभी हम देखते हैं ना कि संविधान के कितने भाग हैं, कितनी सूचियां हैं हमारे संविधान में, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने का काम इसी कमेटी ने किया था। इसी कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होगा, जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप होगा। इन सबको ऐसे सीक्वेंस वाइज रखने का एक रीज़न है, जो कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वो तीसरी इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी थी जिसने संविधान निर्माण में योगदान दिया। इसके अलावा जो चौथी मेजर कमेटी थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसे हम प्रांतीय संविधान समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अब संघ के संविधान की जो देखरेख का काम था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था, वहीं प्रांत के संविधान की देखरेख का काम सरदार पटेल के पास था। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ट्राइबल एरिया वाज अनदर इंपॉर्टेंट कमेटी, जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। अगली कमेटी जो कि इंपॉर्टेंट थी और मेजर थी वो थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसको प्रक्रिया नियम समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि वेरी अंडरस्टूड। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में काम करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो किन नियमों पे काम करेंगे, इसकी शक्ति भी तो संविधान सभा के अध्यक्ष के पास ही होनी चाहिए। इसलिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली जो इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है स्टेट्स कमेटी या राज्यों के लिए समिति। इसको जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चेयर कर रहे थे। फिर जो आठवीं मेजर
कमेटी है वो है स्टीयरिंग कमेटी या संचालन समिति, जो राजेंद्र प्रसाद के पास थी। अब राजेंद्र प्रसाद चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, उनके कामों को किन नियमों से संचालित किया जाएगा, इन दोनों बातों को राजेंद्र प्रसाद ने ध्यान में रखा था। ठीक है। अब दो ऐसे टर्म हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिसको लेके बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैंने इन दोनों टर्म को तुलना करके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इनके बारे में अलग अलग नोट्स बनाने की बजाय मैंने क्या किया, इन दोनों की तुलना कर दी है। और ये दोनों टर्म कौन कौन से हैं? इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट का मतलब है कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया। कमेंसमेंट का मतलब है किस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ पूरे देश में। तो चलिए देखते हैं। इनैक्टमेंट की जो डेट है, यानी संविधान के अस्तित्व में आने की जो डेट है, वो है 26 नवंबर 1949। वहीं जो कमेंसमेंट की डेट है, यानी जिस डेट से संविधान पूरे देश में लागू हुआ, वो डेट है 26 जनवरी 1950। अब इस 26 जनवरी 1950 की जो डेट है, ये 26 जनवरी की डेट ही कमेंसमेंट की डेट क्यों थी, इसके पीछे पूरा का पूरा एक इतिहास है। दरअसल 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो जब हम स्वतंत्र हो गए, आज से स्वतंत्रता से 27 साल पहले, सॉरी 17 साल पहले, हमने एक ख्वाब देखा था कि हम पूर्ण रूप से स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। वो ख्वाब जब पूरा हो गया 1947 में, तो उन 26 जनवरी के दिन जो हमने पूर्ण स्वराज का ख्वाब देखा था, वो 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन हमेशा हम ध्यान में रखें कि हमने जो ख्वाब देखा था वो हमने पूरा किया। इसलिए 26 जनवरी के दिन को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखने के लिए इसी दिन संविधान के कमेंसमेंट की बात की गई। इस डेट का इंपॉर्टेंस आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इनैक्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, जिस दिन संविधान अस्तित्व में आया। कमेंसमेंट का मतलब अ, जिस दिन संविधान प्रभावी रूप से पूरे देश में लागू हो। अब इनैक्टमेंट के साथ हमारे संविधान के कुछ एक प्रोविजन लागू हुए, जैसे कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, एटसेट्रा। लेकिन कमेंसमेंट के साथ पूरा का पूरा संविधान ही पूरे देश में लागू हो गया। ये मूल अंतर है। फिर इनैक्टमेंट की जो डेट है 26 नवंबर 1949, इसको हम 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जो कमेंसमेंट की डेट है, उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यानी 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इससे पहले वी वर द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रिपब्लिक होने का क्या मतलब है। वाई इज इंडिया अ रिपब्लिक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब संविधान बन गया, संविधान सभा ने एक बहुत ही अच्छा संविधान बना लिया। लेकिन संविधान सभा जब बनी, तो संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया, उसके सदस्यों के आधार पर बहुत सारे आलोचकों ने संविधान सभा की आलोचना की। आइए देख लेते हैं। हम इनको 6 पॉइंट्स में देखेंगे कि ये आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली आलोचना जो संविधान सभा के बारे में की जाती है, वो ये कि संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कहने का मतलब ये कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं था। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। लेकिन जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि भले ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, वयस्क मताधिकार पे न हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद संविधान सभा में हमारे समाज के लगभग सभी तबके के रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर दूसरी आलोचना यह है कि संविधान सभा एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, यानी संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। दरअसल संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, है ना। संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। इस आधार पर संविधान सभा को सोवरेन बॉडी नहीं कहा गया है। और फिर हमारे संविधान सभा का निर्माण भी एक ब्रिटिश प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। तो उस प्रस्ताव का नाम आप बता सकते हैं। ये प्रस्ताव 1946 में आया था। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस आधार पे संविधान सभा को एक सोवरेन बॉडी ना होने की बात कही गई।
फिर इसकी तीसरी आलोचना ये है कि ये संविधान सभा बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। अब मैं बता दूँ आपको कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। लगभग 3 साल लग गए। तो इसके आधार पर भी हमारे संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि हमारे संविधान सभा ने बहुत ज़्यादा दिन काम किया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, ये वो इत्यादि। और ये थोड़ी-सी ठीक भी है, ये अंडरस्टूड भी है कि हमारे संविधान सभा ने बहुत समय लिया। लेकिन जब भी एक देश एक अच्छे संविधान की आशा करता है, तो अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता ही है। तो भले ही हमने लगभग 3 साल लिया, लेकिन 3 साल के बाद जो संविधान बन के आया, उस संविधान ने भारत में एक नई आशाओं को जन्म दिया। उस संविधान ने भारत के हर एक तबके को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उस संविधान ने भारत में हर एक वर्ग को संतुष्ट करने का अ, प्रयास किया, क्योंकि देश का हर एक तबका उस संविधान की तरफ देख रहा था कि उस तबके के लिए उस संविधान में क्या है। और हमने 3 साल लेकर भी अगर समाज के ज़्यादातर लोगों को संतुष्ट किया, तो ये 3 साल भी कम है। अगली आलोचना ये है कि संविधान सभा वाज़ डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब ये ऑब्वियस है। कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी या एक ऐसी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और 1885 के बाद उसका इवोल्यूशन देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में हुआ था। अब जिस संस्था ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया है, वो संस्था या वो पार्टी हमारे संविधान निर्माण में भी सबसे बड़ी भागीदार न हो, ये ऐसा होना संभव नहीं है। तो कांग्रेस का डोमिनेशन होना हमारे संविधान सभा में, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, एक ऑब्वियस सी बात थी और इससे किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए थी। फिर अगली आलोचना जो है, वो ये है कि हमारी संविधान सभा में लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन था। इन दोनों वर्गों के अलावा हमारे संविधान सभा में जो समाज के अन्य तबके के लोग होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। इस आधार पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है। और अंतिम आलोचना ये है कि संविधान सभा हिंदुओं के द्वारा डोमिनेटेड थी, जो बहुत ही ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहले चैप्टर में देखा कि कैसे-कैसे संविधान का हमारा इवोल्यूशन होता है। संविधान सभा कैसे काम करती है, किन कमिटीज़ के माध्यम से काम करती है। संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा और हमारे देश के लिए कुछ कानूनों को बनाने के अलावा और कौन-कौन से काम किए। फिर हमने देखा कि कैसे संविधान का इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट होता है। इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट के कन्फ्यूजन को हमने दूर करने की कोशिश की। उसके बाद फिर हमने संविधान सभा के क्रिटिसिज़्म संविधान सभा का क्रिटिसिज़्म देखा। अब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो इंग्लिश में बना था, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्ज़न की कोई बात नहीं थी। ना तो हमारे संविधान में इस बात को लिखा गया था कि हमारे इस संविधान का एक हिंदी टेक्स्ट भी हो। और हमारे देश के ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इवन कि हिंदी से भी दूर है। शुद्ध हिंदी भी बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन 1980 के दशक, 1990 के दशक तक आते-आते देश में ये माँग उठने लगी थी कि अंग्रेज़ी में जो संविधान लिखा हुआ है, ये बहुत कम लोगों के समझ में आता है। इसलिए अंग्रेज़ी संविधान का एक हिंदी प्रारूप भी होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के तहत 58वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1987 में लाया गया। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 लाया गया। इसके माध्यम से हमारे संविधान में आर्टिकल 394 ए ऐड किया गया, तो पार्ट 22 में, और हमारे संविधान के एक हिंदी टेक्स्ट की बात की गई। हिंदी टेक्स्ट को वैलिड किया गया, और हिंदी टेक्स्ट का जो सुपरविजन का पावर है वो प्रेसिडेंट को दिया गया, और प्रेसिडेंट को ये शक्ति दी गई कि हिंदी टेक्स्ट को वो पब्लिश करे, और इसमें अगर कोई चेंज आता है, उस चेंज को सुपरवाइज करने की पावर भी प्रेसिडेंट को दे दी गई। तो आज ये हिंदी टेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ ही हमारा ये लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी नहीं पूछेगी, सॉरी, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये यूपीएससी नहीं पूछेगी। तो आपको ये सारे फैक्ट्स खुद से पढ़ने हैं। मैं इसको डिस्कस करूँ तो इस बात का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। आप बस इसको खुद से पढ़ लें और याद कर लें, ताकि एग्जाम अगर स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चन है तो आपसे छूटे ना। तो आज हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरे चैप्टर में मिलेंगे। जो भी लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर है, हम उसमें मिलेंगे।
तो आपसे विदा लेने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, तो वो आप तक तुरंत पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।